Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSINet channel. So dear all, हमें 45 डे क्रैश कोर्स में और जिसमें हम डिस्कस करने के जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीवियस ईयर्स के भी हो सकते हैं। सो कहाँ हैं हम? वाईफाई स्टडी CSINet चैनल पे। और क्या है मेरा रेफरल कोड? अमित स्टेन। तो भाई अमित स्टैन रेफरल कोड का क्या फायदा है, चलिए अभी हम इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। बट बिफोर गोइंग टू दिस वन आई विल फर्स्ट डिस्कस दैट कि भाई हमारी अदर क्लासेस क्या हैं। मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, गेट क्वालिफाइड हूँ और NBHM एग्जाम भी क्वालिफाइड। नाउ देन रेगुलर क्लास क्या होती है जी? जिसमें हम कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, की पॉइंट को डिस्कस करते हैं और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं जी। ऐसी क्लास को हम कहते हैं रेगुलर क्लास। बस इसमें एक ही गड़बड़ होती है कि कोई भी रैंडम टॉपिक चूज कर लिया जाता है, कभी भी बिल्कुल प्लान्ड नहीं होता कि भाई एक ही पर्टिकुलर बुक को कर रहे हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट। ओके, कब होती है जी? मंडे टू फ्राइडे होती है और 5 PM पर होती है। वाईफाई स्टडी CSINet चैनल पर होती है। अनदर वन इज अ 45 डे क्रैश कोर्स। मंडे टू फ्राइडे ही होता है, 11:30 AM पर होता है और वाईफाई स्टडी CSINet चैनल पे होता है। ठीक है ना जी? सो आप देख ही रहे हैं वाईफाई स्टडी CSINet चैनल क्या है। एक ऐसा चैनल जो कि यूट्यूब पर एग्जिस्ट करता है, अवेलेबल है। आप जाएंगे यूट्यूब पे, लिखेंगे वाईफाई स्टडी CSINet, यू विल गेट दिस चैनल। और प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आप मेरी सारी पुरानी वीडियोस को भी एक्सेस कर सकते हो। सो देयर इज नॉट द बिग इशू। ओके ना? सो दैट इज द थिंग। तो चलिए सर, क्या वाईफाई पे ही हैं आपकी क्लासेस या कहीं और भी हैं? इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यस, आई हैव अनदर क्लास। कहाँ पर? भाई एक तो स्पेशल क्लास। क्या होती है स्पेशल क्लास? स्पेशल क्लास जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। कभी हम इसमें टेस्ट लेते हैं, कभी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं, चाहे वो मॉडर्न के हों, लीनियर के हों, रियल के हों या किसी अदर हमारी स्पेसिफिक बुक के हों। सो दैट मीन्स कब होती है जी? 9:30 PM पर होती है जी। लेकिन इसका कोई भी कभी कभी मैं टाइम डे में भी रखता हूँ। इसलिए अगर आप जा रहे हैं स्पेशल क्लास को देखने के लिए, बेटर है कि फॉलो वाले बटन पर क्लिक करके रखें। अगर आप फॉलो वाले बटन पर क्लिक रखेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी गेट द नोटिफिकेशन कि भाई इस टाइमिंग में आज क्लास है। 10, साढ़े 10, 11 बजे भी हो जाती है क्लास सुबह, है ना? और अदरवाइज तो 9:30 पे होती है PM पे। दैट्स अ टाइमिंग। सो उसके बाद कौन सी क्लास होती है? उसके बाद होती है जी प्लस क्लास। प्लस क्लास अन अकेडमी पर ही होती है जी, और जिसमें हमने अभी अपना मॉडर्न अलजेब्रा का कोर्स कंप्लीट कर दिया है और हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं जी लीनियर अलजेब्रा। क्या करने जा रहे हैं जी? लीनियर अलजेब्रा। सो अगर आप चाहते हैं कि लीनियर अलजेब्रा को हम पढ़ लें, सो दैट मीन्स लीनियर अलजेब्रा, देखिएगा, ध्यान रखिएगा, मॉडर्न आपके पास मॉडर्न अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा दोनों के कॉम्बिनेशन से ही अराउंड 56 to 60 के बीच में हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जी। सो दैट मीन्स इससे ही इतने नंबर का क्वेश्चन नहीं, इतने नंबर का मार्क्स का मिल जाता है हमें। ठीक है ना? तो इतने मार्क्स गेन हो तो उसमें हमें दोनों पे कमांड करनी होगी। मॉडर्न अलजेब्रा हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको बंद नहीं करने वाले। अब हम इसकी कोशिश की प्रैक्टिस करते रहेंगे थ्रू आउट। और लीनियर अलजेब्रा इस पे भी हम कमांड करेंगे अब इसी मंथ। तो शुरू में ही हम सबसे पहले इसको लीनियर अलजेब्रा को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर मूव करेंगे इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है ना जी? तो चलिए, ये तो रही बात क्लासेस की। लेकिन सर हम प्लस क्लासेस को कैसे देखें? क्या कोई तरीका है? यस, यू हैव टू टेक ए सब्सक्रिप्शन। कैसे लेंगे सब्सक्रिप्शन? देखो, ये तो फ्री है हमारे पास स्पेशल क्लास, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अपना अकाउंट बनाना है है ना? नाउ देन बात करते हैं प्लस क्लासेस की। प्लस क्लासेस के लिए आपको लेना होगा सब्सक्रिप्शन। और व्हाट यू हैव टू डू, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर आपको डाउनलोड करना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से। नेट एग्जाम की कैटेगरी पर जाना है, CSIR UGC नेट बटन पे क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन द बटन गेट सब्सक्रिप्शन। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पे बटन पे क्लिक करेंगे, यू विल रीच दिस पेज जिस पे दिया गया होगा 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ की सब्सक्रिप्शन की डिटेल और रेस्पेक्टिवली उनका अमाउंट लिखा होगा आपको कि इतना अमाउंट देना है। फॉर एग्जाम्पल आप 24 मंथ की बात कर रहे हैं तो 16,800 रुपीज। फिर इसको इन्होंने एनालिसिस किया है, पर मंथ कितना बैठता है जी? देखो, ये 700 रुपये ही बैठता है आपका, ये 963 रुपये ही बैठता है। सो दिस इज द थिंग, ये 1,575 रुपये बैठता है पर मंथ के, ये 1,750 बैठते हैं और ये 2,100 रुपये बैठते हैं। ठीक है जी? सो दैट मीन्स इसको भी एनालिसिस किया गया साथ साथ में। लेकिन सर साइड में क्या है? साइड में ही आप देखेंगे, अगर आपने ये रेफरल कोड यूज कर लिया अमित स्टेन,
क्या जी? अमित एट 10। अगर आपने रेफरल कोड यूज किया सो यू विल गेट द 10% ऑफ ऑन ईच सब्सक्रिप्शन। किसी पे भी लें आप सो 10% आपके पास ऑफ हो जाएगा जी। सो दैट मीन्स यू कैन नोटिस हियर दैट कि हर एक के साथ साथ ये 10% ही ऑफ करके दिया गया है। सो जो भी सब्सक्रिप्शन लें आप जरूर यूज करें अमित एस 10 कोड को। अमित एस 10 को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, अमित एस 10 कोड को, ठीक है ना जी। सो चलिए मूव करते हैं। हमारे पास क्या है आज? ये लास्ट स्लाइड फॉर्मली जिसमें हमने डिस्कस किया है स्ट्रेटजी एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में। स्ट्रेटजी एंड एग्जाम पैटर्न भाई देखिए, जो कि हमारे न्यू स्टूडेंट होते हैं उन्हें आइडिया नहीं होता है कि भाई क्या स्ट्रेटजी है, क्या एग्जाम पैटर्न है, तो उसके लिए ये बेस्ट है। नाउ देन हाउ टू मैनेज CSIR नोट, दैट इज वन ऑफ द गुड वन। सो ये दोनों के लिए होती है, चाहे वो ओल्ड स्टूडेंट हो चाहे वो न्यू स्टूडेंट हो। सो दैट इज हाउ टू मैनेज CSIR नोट। आप जा सकते हैं, लिंक भी मैंने साथ साथ ही दिए हुए हैं, और लिस्ट फॉर द CSIR नोट मैथमेटिकल साइंसेज बुक्स, सो ये भी दिया गया है जी। सो ये तीनों लिंक दिए गए हैं जी आपको, ये सभी के सब वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल से ही है। वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। सो आप उस चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली क्लिक करके उस पर भी जा सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं जिसके लिए हम हैं यहाँ क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। काफी सारी बातें हो गई हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में, मेरे बारे में, प्लस क्लासेस के बारे में। सो पहला क्वेश्चन आता है, लेकिन पहले क्वेश्चन के साथ साथ मैं चेक करूंगा कि एवरीथिंग इज ओके विद दिस सॉफ्टवेयर और नॉट। अदरवाइज समटाइम मैं पूरा कर देता हूँ और सॉफ्टवेयर गड़बड़ कर देता है जी। हाँ नहीं वर्किंग है, देयर इज नो प्रॉब्लम, सो दैट्स फाइन नाउ, ठीक है ना जी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है जी? हमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट fx इज इक्वल टू अ पॉलिनोमियल ऑफ 3 डिग्री डिटरमाइन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस f इज इरेड्यूसिबल ओवर द फील्ड k। ओके, देखो भाई इरेड्यूसिबिलिटी का क्वेश्चन है और लेकिन हमें डिफरेंट डिफरेंट हमें स्ट्रक्चर दी हुई है। के ऊपर पूछा है ना, और के को यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए हम सबसे पहले अपना पॉलिनोमियल लिख लेते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल है क्या। fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ये तो भाई हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और साथ साथ हमें क्या कहा है? सबसे पहले अगर हम एक ऑप्शन को अपने ऑप्ट करते हैं, और के क्या दिया हुआ है जी? q, सेट ऑफ रेशनल नंबर। कैसे चेक करें सेट ऑफ रेशनल नंबर के ऊपर इसको? अब देखिए सेट ऑफ रेशनल नंबर पे ऊपर हमें चेक करना है इसको। सो क्या हमारे पास कोई डायरेक्ट दो, यहाँ पर जब भी क्वेश्चन हम हैंडल करें हमें क्राइटेरिया के बारे में सोचना चाहिए। आइदर वी हैव टू यूज द इंस्टेंट क्राइटेरिया, क्या हम लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं जी, हमारे पास ऐसा कोई प्राइम नहीं मिल रहा जो सबके कोफिशिएंट को डिवाइड कर दे। ओके, फर्स्ट वाले के कोफिशिएंट को ना डिवाइड करें यहाँ पर, तो ड्यू टू दैट ना 1 आ गया, तो हम कोई बात ही नहीं कर पाएंगे उसकी। इंस्टेंट क्राइटेरिया खत्म हो गया। ओके, उसके बाद हम करेंगे शिफ्टिंग की बात। क्या शिफ्टिंग हम लगा सकते हैं? क्या मॉड पी लगा सकते हैं? क्या ये साइक्लोटॉमिक फंक्शन है? तो इन्हीं 3-4 टेस्टों से हम अपने सॉल्यूशन को निकाल पाते हैं जी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, हम मॉड पी क्यों ना लगा लें इसके ऊपर, हम इसको रिड्यूस कर लें किसी और प्राइम पी पर। सो दैट मीन्स इसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं इसके लिए मॉड 2x यानी कि एक अनदर फंक्शन मैंने जनरेट कर लिया इसी से, बट डिग्री रिड्यूस नहीं होनी चाहिए, डिग्री शुड बी द सेम। अगर डिग्री सेम है तो दैट मीन्स f2x का मतलब है मैंने अब इसको रिड्यूस कर लिया है मॉड z2 पर, ठीक है ना, दैट इज अ थिंग। सो यानी कि अब एंट्रीज जो हम देखेंगे वो z2 के ऊपर देखेंगे। कैसे हम दिखाते हैं? सो फर्स्टली इसका कोफिशिएंट कितना? 1 आई एम गोइंग टू डिवाइड एज इट मिल गया, यानी कि अब मेरे पॉलिनोमियल की डिग्री रिड्यूस नहीं हुई है जी। नाउ देन व्हाट आई हैव टू डू, अब मैं इसको देखूंगा, इसको डिवाइड किया, आई एम गेटिंग अ 0, सो दैट मींस ये खत्म हो गया जी। प्लस नेक्स्ट इसके कोफिशिएंट को देखेंगे 1 है, सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट मिल जाएगा। सिमिलरली इन द लास्ट वन, नाउ जो मेरे पास पॉलिनोमियल आया है इस पॉलिनोमियल को मैं चेक करूंगा, भाई z2 की वैल्यू क्या है? 0 और 1। क्या ये रूट रखता है z2 पे? जो 0 पुट किया तो क्या आया? 0 plus 0 is -1 which is equal to -1 under modulo 2. When I will put 1, 1 plus 1 minus 1, this is cancel, again I am getting the 1. So again this is a under modulo 2, ठीक है ना? So what happened in this case? Notice कीजिएगा, in both the case this polynomial is irreducible. So what is that? That is irreducible। अगर ये irreducible तो ऑब्वियस सी बात है किससे रिड्यूस होके आया ये? इससे, तो दैट मींस दिस इज आल्सो द
इरिड्यूसिबल। सो पहला आ गया जी हमारे पास, इरिड्यूसिबल के बारे में बात की थी, पहला तो करेक्ट हो गया है जी हमें, ठीक है ना जी। व्हाट आई हैव डन, आई एम गोइंग टू रिपीट द थिंग। जो मैंने पॉलिनॉमियल देखा, मैंने देखा क्या मैं स्टीन क्राइटेरिया लगा सकता हूँ, नहीं। सेकंड, मेरे माइंड में आया क्या ये साइक्लोटोमिक फंक्शन है, पीएच या एनथ, कोई भी नहीं, क्योंकि ऑड पावर से शुरू हुआ है, सो नहीं हो सकता है जी साइक्लोटोमिक। हाँ हो सकता है अगर इसके कोफिशिएंट ये भी 1 होता और ये भी 1 होता था, तो साइक्लोटोमिक ऑफ हम बोल सकते थे कि कुछ साइक्लोटोमिक की बात बन जाएगी जी, ठीक है ना। सो दैट इज अ थिंग। नाउ देन, तो हमने दोनों क्राइटेरिया देखे, उसके बाद हमने शिफ्टिंग देखा। शिफ्टिंग में हमने देखा कि भाई लगा तो सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, लेकिन क्या अल्टरनेट और हमारे पास है। सो हमने कहा कि मॉड पी टेस्ट लगा लेते हैं, वी आर गोइंग टू रिड्यूस दिस पॉलिनॉमियल विदाउट जस्ट इफेक्टिंग द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। तो विदाउट इफेक्टिंग डिग्री इसकी भी 3 थी, इसकी भी 3 रही हमारे पास जो हमने बनाया, और किस पे बोर्ड पे बना दिया, Z2 मोड पे बना दिया हमने। और जो आया हमारे पास पॉलिनॉमियल, हम उस पॉलिनॉमियल के रूट की देखेंगे Z2 के ऊपर, दिस वन। सो Z2 के ऊपर, Z2 के पास हमने देखा क्योंकि 2 डिग्री 3 डिग्री का पॉलिनॉमियल है, तो इसके पास रूट नहीं है, तो उसका मतलब ये इरिड्यूसिबल हो गया है जी। यहाँ पर f2x इज इरिड्यूसिबल ओवर द Z2। नाउ देन, अगर ऐसा है तो उसका मतलब दिस विल बी इरिड्यूसिबल ओवर Q। होप इट इज क्लियर टू यू कि फर्स्ट ऑप्शन में हमने क्या किया। तो चलिए अब हम बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी। बी बी में हमें दिया k इज इक्वल टू आर। आर क्यों, पॉलिनॉमियल तो हमारे पास स्टिल वही है। सो चलिए, पॉलिनॉमियल हमारे पास यही है, तो अब आप नोटिस कीजिए, क्या हमारे पास, क्या ये रिड्यूस हो सकता है पॉलिनॉमियल, क्या कोई तरीका है इसको रिड्यूस करने का, कि क्या इसके कोई फैक्टर मिल जाएंगे, क्या कोई रूट मिल जाएगा। मेनली बात तो यही है, रिड्यूस होने का मतलब है फैक्टर में लिखें या कहें उसके पास रूट्स हैं, राइट ना। जीरोस कहना चाहिए सही मायने में, तो पॉलिनॉमियल की हमारे पास जीरोस होती हैं बच्चे, और इक्वेशंस के हमारे पास रूट होते हैं, ठीक है। सो नाउ देन, बट हम इसको जनरली मिक्स करते रहते हैं लैंग्वेज की फॉर्म में, बट द प्रैक्टिकल वे इज दैट फॉर ए पॉलिनॉमियल जीरोस एग्जिस्ट करती हैं और इक्वेशन के लिए रूट एग्जिस्ट करते हैं। सो अगर हम इसकी जीरोस ढूंढ करने चल रहे हैं, तो आप नोटिस कीजिए व्हाट इज दिस पावर, ऑड, ठीक है ना। अगर किसी भी पॉलिनॉमियल के पास, आपके पास ऑड डिग्री है, सो ऑड डिग्री है तो डेफिनेटली एटलीस्ट 1 रियल रूट रखेगा वो, ये हम रिजल्ट जानते हैं, ठीक है। अब आप क्या सिंपली लिखेंगे, सिंस आपके पास क्या है, सिंस f(x) इज ए पॉलिनॉमियल ऑफ ऑड डिग्री, अगर ऑड डिग्री का है, सिंस f(x) is a polynomial of a degree, so there must exist a real root। और अगर एक रियल रूट आ गया ना, सो दैट मीन्स समझ जाइएगा कि ये फैक्टर हो रहा है और ये अब रिड्यूस हो जाएगा, सो दैट कैन नॉट बी द आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज f(x) is reducible। सो क्या हो गया है जी, ये तो रिड्यूसिबल हो गया है, किसके ऊपर, ओवर आर। ऐसा ही एक और ध्यान रखना है आपको, क्या देखो, ये तो हमने रिजल्ट से निकाल दिया कि ऑड पार डिग्री थी उसकी, तो एटलीस्ट 1 रियल रूट। अगर कहीं एग्जामिनर यहाँ पर सी ने दे देता आपको यहाँ पर, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है जी, सी बाय द फंडामेंटल थ्योरम एवरी पॉलिनॉमियल हैव ए रूट इन सी। सो ओके ना, एंड रूट रखता है तो पक्का है कि उसके अंदर तो रखेगा ही, सी पे सारे के सारे रिड्यूस हो जाएंगे, कोई भी पॉलिनॉमियल उठा लाइएगा आप, ठीक है ना जी। सो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है कि एग्जामिनर अगर हमें आर की जगह सी दे देता तो हमें कुछ सोचना ही था, पक्का सी के अंदर सब पॉलिनॉमियल के पास रूट है। तो चलिए ये तो क्लियर हो गया है जी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन हमें क्या कहता है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर लूं सो दैट एवरीथिंग विल बी ओके नाउ देन। चलिए, हमें क्या दिया गया है भाई, फंक्शन तो हम लिख ही लेते हैं, x³ प्लस 2x² प्लस x माइनस 1। हमने कह दिया कि ये तो इरिड्यूसिबल है, ये आपका रिड्यूसिबल है। अब हम बात करते हैं Z2 के ऊपर, k इज इक्वल टू, सी ऑप्शन के लिए बात कर रहे हैं, k इज इक्वल टू f2, दैट इज नथिंग, दैट इज इक्वल टू द Z2, आइसोमॉर्फिक है Z2 के ही बेटा, ओके। सो Z2 के है, बहुत ही छोटा है, हमारे पास जो रिंग दिया हुआ है जिसके ऊपर हम इसकी रिड्यूसिबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं, और पॉलिनॉमियल भी हमारे पास 2 और 3 डिग्री का हो, तो जस्ट रूट की बात करते हैं। सो व्हाट हैपन, when I will put a 0 here, I am getting 0 plus 0 plus 0 minus 1, which is equal to minus 1. When I am going to put 1 in this equation, what happen?
1 plus 2 plus 1 minus 1. This is cancel with this thing and this is equal to 1. So इसका मतलब क्या हो गया जी, ये तो इरिड्यूस हो गया है, कोई भी रूट नहीं मिला, इसका मतलब ये भी करेक्ट ऑप्शन है जी। अब हम बात करते हैं अपने डी ऑप्शन की। डी ऑप्शन में भी क्या दिया गया है जी, k is equal to f3 which is isomorphic to the z3। ठीक है ना जी। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हुए, 0 1 एंड 2। ओके अभी हमने नोटिस किया था, देखो उसको डी को तो हमें करने की भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अभी आपने नोटिस किया जब मैंने पॉलिनोमियल तो चूंकि सेम है, जब आपने 1 रखा यहाँ पर, व्हाट यू हैव फाउंड आउट, f1 निकाला आपने, f ऑफ 0 आपने फाइंड आउट किया है। यू आर जस्ट फाइंडिंग f ऑफ 0 एंड f ऑफ 1। सो f ऑफ 1 में कितना आ गया था जी आपके पास 3। यहाँ से रख के देख लीजिए, f0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू पुट 1 1 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 1, f ऑफ 1 आपने फाइंड आउट किया। दिस इज कैंसिल, यू आर गेटिंग a 3, बट मॉड क्या है इस बार 3, सो दिस विल बिकम 0। इसका मतलब आपको रूट मिल गया है जी, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 1 तो एक फैक्टर है ही है, पक्का हो गया है। सो इट व्हाट इट मींस, इट इज इरेड्यूसिबल, तो ये भी आंसर नहीं होगा जी। होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखो जब भी आपके पास फाइनाइट रिंग होगा, जैसे कि फील्ड ये आपके पास आ गया जी, ठीक है ना, सो f3 आ गया, z2 आ गया, ऐसा कभी भी कोई स्ट्रक्चर हो, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द रूट्स। जब भी कभी r और q हो, देन थिंक अबाउट द रिजल्ट एंड की पॉइंट्स, जो कि हमने भी लास्ट क्लास में डिस्कस किए हैं उधर अपनी प्लस क्लासेस में, ठीक है ना। सो दैट इज अ थिंग। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, द नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स ऑफ द Z10 इज। भाई प्राइम आइडियल की बात कर रहा है जी, प्राइम आइडियल की। सो चलिए प्राइम आइडियल्स दे देते हैं। किसके पूछे हैं जी प्राइम आइडियल्स, आपको दिया हुआ है जी Z10। हाँ जी, अब Z10 में तो 10 एलिमेंट 0 से 1। अब हम कैसे देखें कि कौन कौन सा प्राइम आइडियल बन रहा है इसका। भाई प्राइम आइडियल के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, बहुत ही सिंपल वे होता है। क्या होता है जी, आपको सिर्फ और सिर्फ देखने हैं कितने डिस्ट्रिक्ट प्राइम डिवाइजर्स हैं किसके, Zn के अंदर, n के, ठीक है। इन Zn just search, just determine the district prime divisor of n, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है हेयर, आपके केस में क्या प्रॉब्लम है, आपको n की वैल्यू क्या दी गई है जी, 10 दी गई है, n इज इक्वल टू 10। अब भाई n इज इक्वल टू अगर हमें 10 दिया गया है, देन व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट इसको हम लिख सकते हैं 2 into 5, सो दैट मींस ओनली 2 डिवाइड। सबसे पहले अगर हम कहें, सबसे पहले हम किसको देखेंगे, 2 से डिवाइड होता है, हाँ जी होता है 10, सो यानी कि 2 आ गया। उसके बाद हमने क्या कहा भाई, क्या किसी और नंबर, उसके बाद 3 से नहीं होता है, 3 के बाद कौन सा प्राइम आएगा, 5 से डिवाइड होता है, सो इसका मतलब ये भी आ गया जी एक और, यानी कि 5 भी आ गया। सो उसके अलावा तो किसी प्राइम से नहीं होता। उसके बाद 7 आता है, ठीक है ना, 11 आता है, सो दैट मींस नॉट पॉसिबल, सो ओनली 2, दीज आर द 2, तो 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या करना होगा, प्राइम आइडियल्स ढूंढने के लिए Zn के अंदर जस्ट n को देखना है कि कौन कौन से प्राइम है जो कि उसको डिवाइड कर रहे हैं। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, यस द आइडियल, वेरी गुड, 1 + 3i इन Zi इज, क्या है जी, प्राइम आइडियल है जी, मैक्सिमल आइडियल है जी। देखो मैक्सिमल आइडियल मींस एक ऐसा आइडियल जो किसी भी आइडियल के अंदर कंटेन ना कर सके हो, उसके अंदर सब हो सकते हैं, है ना, उसी के अंदर सब होंगे अगर कोई आइडियल होगा। लेकिन अगर कोई अदर आइडियल एग्जिस्ट किया हुआ है तो आप मैक्सिमल आइडियल को उसके अंदर कंटेन नहीं कर सकते। ऐसे आइडियल को ही हम मैक्सिमल आइडियल बोलते हैं, जो कि सबसे बड़ा आइडियल है रफ लैंग्वेज में, ठीक है ना जी। प्राइम आइडियल और नाइदर प्राइम और नॉर मैक्सिमल, बोथ प्राइम एंड मैक्सिमल। तो चलिए देख लेते हैं जी क्या बनता है, क्या स्ट्रक्चर बनती है हमारे पास प्राइम की और मैक्सिमल की। आपको जब भी कभी ऐसा स्ट्रक्चर देख ले, आपको क्या देखना होगा, ये किसके आइसोमोर्फिक, इनका जो क्वोशिएंट रिंग बना है, देखिए हम वहां पर क्या करते थे, r/z, ठीक है, r/z, z क्या था, सेंटर था, या हम कहूँ आपको कि नॉर्मल सब ग्रुप था, तो हम बना पाते थे। सो यहाँ पर भी आपके लिए क्या है भाई, zi रखा हुआ है
और ये इसका एक आइडियल है। आपको इस स्ट्रक्चर की तरफ अप्रोच करना है। अगर ये आपने देख ली कि किसके आइसोमॉर्फिक जा रही है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी जी। ठीक है, ये किसके आइसोमॉर्फिक जाती है जी? दिस विल बी गोइंग टू आइसोमॉर्फिक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू द आई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रोवाइडेड, या इसके इफ, क्योंकि कई कंडीशंस हैं इसके अंदर, कब जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, जीसीडी ऑफ, मैं इसको दोबारा से लिखाऊंगा बेटा, मुझे लग रहा है कि इस नाउ रॉन्ग थिंग, मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, सो दैट आपको फॉर्मूला ही मिल जाएगा। ए प्लस आई बी लिखिएगा इसको, ए प्लस आई बी, इफ जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1। तो हमारे केस में क्या है भाई जीसीडी? अब आप अपने केस में देखिए हियर। ठीक है, जीसीडी ऑफ 3,1 इज व्हाट? 1 आ गया जी आपके पास। ठीक है, सो नाउ देन इसका मतलब किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगी आपकी स्ट्रक्चर? जेड आई अपॉन 1 प्लस 3i, दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू किसके हो जाएगी जी? जेड ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, so 3 3 9 और 1 this is 10, that is equal to a z10 के, राइट। अब पूछा गया है आपसे कि ये प्राइम आइडियल है, मैक्सिमल आइडियल है, नाइदर है। अब आपके पास जो ये स्ट्रक्चर आई है z10, यू हैव टू बी सी दैट फर्स्ट कि ये कैसी है। अब आप नोटिस कीजिए z10 के पास सबसे पहले तो आप यहाँ पर फोकस किया कीजिए, क्या इसके पास जीरो डिवाइजर्स हैं? तो आंसर आता है यस। अगर मैंने इसमें से 2 लिया और एक 5, दोनों के दोनों ही नॉन जीरो एलिमेंट है और मैं इनका प्रोडक्ट करता हूं, दैट इज इक्वल टू अ जीरो, इट मींस हैव ए जीरो डिवाइजर, सो हैव ए जीरो डिवाइजर, जीरो डिवाइजर, दिस implies not integral domain, not integral डोमेन। सो यानी कि क्या हो गया जी? जब ये इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है, इंटीग्रल डोमेन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया जी? ना तो अब ये आपके पास जो भी इसमें बनेंगे, ये इंटीग्रल डोमेन है, ना तो इसके पास प्राइम मिलने वाले जी, ना ईडी मिलने वाले, ना ही आपके पास मैक्सिमल मिलने वाला। क्यों? क्योंकि जब भी ये स्ट्रक्चर होता है, दैट इज, अगर ये इंटीग्रल डोमेन आती है स्ट्रक्चर, हम कहते हैं कि इंटीग्रल डोमेन मिला है हमें, तो हम कहते हैं कि दिस इज ए प्राइम आइडियल, राइट। और अगर ये फील्ड आ जाती तो हम कहते हैं कि दिस वन इज ए मैक्सिमल आइडियल। सो ये तो इंटीग्रल डोमेन भी नहीं है, तो इसका मतलब हो गया जी, ना तो ये प्राइम आइडियल है और ना ही ये मैक्सिमल आइडियल है। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और आई हैव टू रिपीट द टर्म? चलिए, मैं इस टर्म को, बेटा मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि लाइव क्लासेस ले सकूं इस क्लास की भी, सो उससे इंटरेस्ट आता है। जब आप लोग होते हैं तो बहुत बार मैं होता हूँ लाइव बाद में भी, बट समटाइम नहीं भी हो पाता, बहुत अदर वर्क्स भी होते हैं ड्यू टू दैट रीजन। सो उसमें और भी आपकी कोई डाउट या क्वेरी रहती है ना, सो दैट यू कैन आस्क। ठीक है, तो चलिए, क्या मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात रिपीट कर देता हूँ। देखिए, हम देखते हैं जेड बाई आई को। अगर ये आपके पास, सॉरी, जेड आई कहूँ या मैं आर कहूँ तो ज्यादा अच्छा होगा, दिस इज नथिंग। अगर मैं आर कह रहा हूँ, आर बाई आई है आपके पास, आई एम जस्ट वॉचिंग, दिस इज व्हाट, इंटीग्रल डोमेन है अगर ये मेरे पास, तो मैं कहता हूँ दिस इज द प्राइम। ओके, और अगर आपके पास आर बाई आई, ऐसे लिख लो भैया, ठीक है, यस, अगर ये आइसोमोर्फिक है आपके फील्ड के, ठीक है ना जी, अगर ये फील्ड के आइसोमोर्फिक गया है तो आप बोलते हो आई, दिस इज ए मैक्सिमल आइडियल। अब आपके पास किसके गया है? नॉट इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन भी है, तो आंसर आ गया जी, ना तो प्राइम है और ना ही ये मैक्सिमल आ गया। नाउ आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना जी। स्ट्रक्चर को देखो, जब जीसीडी 1 है तो ऐसा आपके पास आ गया, नॉट आ गया तो अलग स्ट्रक्चर आ जाती है, उसे भी किसी क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो दैट्स अ थिंग, नॉट गिविंग ए फॉर्मूला, कंप्लीट फॉर्मूला नहीं, हाफ फॉर्मूला दिया गया अभी आपको ये। चलिए जी, नंबर ऑफ आइडम्पोटेंट निलपोटेंट एलिमेंट इन चेन 9। अभी जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ना बेटा, ये ऑलरेडी आए हुए हैं एग्जाम में, इसलिए बी कूल एंड बी केयरफुल। नंबर ऑफ आइडम्पोटेंट एंड निलपोटेंट एलिमेंट्स इन चेन 9 आर। भाई कितने होंगे आइडम्पोटेंट और कितने होंगे निलपोटेंट, ये पूछ लिया गया है जी चेन 9 में। सो सबसे पहले हम कोशिश करें फॉर्मूला लिखने की, आप मुझे आंसर करने वाले हो, टेक्स्ट में आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ आइडम्पोटेंट, ठीक है जी, द नंबर ऑफ, हम सिंपली बात करते हैं, द नंबर ऑफ आइडम्पोटेंट इज 2 की पावर d इन Zn, ठीक है, वेयर
D is या D stand for distinct prime divisors of n, ठीक है ना। D stands for distinct the number of distinct prime divisors of n, ठीक है ना जी। सो अब आपको क्या दिया हुआ है आपके केस में, हेयर आपको क्या दिया हुआ है जी, हेयर आपको दिया गया है जी 9, यानी कि Z9 यानी कि n इज इक्वल टू क्या है जी आपके पास 9 है। अब आप देखिए कितने प्राइम डिवाइजर्स हैं, कितने नंबर हैं जिसको डिवाइड करते हैं। सो प्राइम नंबर में सिर्फ इसको 3 डिवाइड करता है। सो कितने हो गए टोटल, सो इसका मतलब 1 हो गया जी, सिर्फ एक ही करता है। इसका मतलब क्या हुआ जी, d इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। सो d इज इक्वल टू 1, तो कितना आंसर आ गया आपके पास, दिस इज अ 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। सो देखा जाए इस हिसाब से तो करेक्ट ऑप्शन एक ही बैठता है सी, लेकिन चेक कर लीजिएगा क्योंकि इसमें नन ऑफ दीज भी है। ऐसा ना हो एग्जामिनर ने नन ऑफ दिस लगा दिया है, हम जनरली एक को ही देख कर खत्म कर देते हैं, लेकिन अगर नन ऑफ दिस दिया हो तो ऐसा नहीं सोचना है जी। सो हमें फॉर्मूला मिल गया ना आइडम पोटेंट के लिए, जीरन में कितने होते हैं जी, 2 की पावर डी में होते हैं जी, 2 की पावर होते हैं। और डी क्या है, डी इज जस्ट ए डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स, कितने हैं, कितने से मतलब है जी, ठीक है ना। तो हमारे पास एक ही था तो एक है, कौन सा है ये मतलब नहीं है। तो चलिए ये तो क्लियर हो गया जी। अब हम निलपोटेंट की भी बात कर लेते हैं कि निलपोटेंट की बात कैसे करें। तो चलिए फर्स्ट आई विल क्लियर द थिंग सो दैट आई विल बी एबल टू राइट। हमें पता लग गया है कि जी इसके अंदर हमारे पास क्या सिचुएशन आई है, हमें ये मालूम हो गया है कि इसके पास आइडम पोटेंट जो है 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2 आ गए हैं जी, ठीक है ना जी, दिस इज। अब हम बात करते हैं निलपोटेंट की। निलपोटेंट के लिए क्या फॉर्मूला है जी, टोटल नंबर ऑफ निलपोटेंट, लिख लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ निलपोटेंट in Zn are always less or equal to n minus phi n। That means इसका क्या मतलब है, these are the number of zero divisors, this is the total number of zero डिवाइजर्स। तो अभी अभी कई चीजें इंफॉर्मेशन मिल गई आपको। एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि भाई जब बताइए Z9 के अंदर कितने जीरो डिवाइजर्स हैं। सो जीरो डिवाइस कितने होंगे जी, इतने जीरो डिवाइजर्स हैं उसके पास, ठीक है ना जी। पूछ ले यूनिट कितनी है तो आप सिंपली कहते हो कि जी 5n यूनिट है, और जीरो डिवाइस कितने होंगे जी, n माइनस 5n हो गए। सो ये भी हमें पता लग गया। सो अब क्या करना है जी हमें, अब हमें, और यहाँ पर इस इनइक्वालिटी को विशेष ध्यान रखिएगा। इसने कहा लेस और इक्वल, हो सकता है एक भी ना हो सकता है सारे के सारे बराबर हो जाएं, जितने जीरो डिवाइजर्स हैं उतने ही आ जाएं। तो इसने बैक की कोई लिमिट नहीं दी है, अपर लिमिट, अपर बाउंड आपको दे दिया है कि अगर है तो इतने हैं। कैसे मैं दोनों केस को स्टडी करता हूँ। अब आप नोटिस कीजिए Z9 के अंदर हमने Z9 लिया, Z9 में जीरो डिवाइजर्स कौन कौन से हैं जी, जीरो डिवाइजर्स, इसको ऐसे लिखते हैं। सो Z ऑफ Z9 कहूंगा मैं, ये Z ऑफ R लिखा जाता है बेटा इसको, ठीक है ना। सो दैट मींस रिंग जो भी है हमारे पास, मैंने Z9 लिखी, इसका तो जीरो डिवाइजर 0 हुआ जी, 3 हुआ जी, 6 हुआ जी। अब निलपोटेंट की डेफिनेशन क्या कहती है, निलपोटेंट यानी कि उस एलिमेंट की कोई पावर करने पर इट हैज टू बी 0। अगर हम 0 की पावर 1 करेंगे तो देन व्हाट इज दैट, वो 0। अगर 3 का स्क्वायर करेंगे दैट इज इक्वल टू 9 अगेन विच इज इक्वल टू 0, ड्यू टू दैट वी आर इन द अंडर मॉडुलो 9। नाउ देन अगर 6 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 36 एंड विच इज अगेन इक्वल टू 0 ड्यू टू द मॉडुलो। सो दैट मींस तीनों के तीनों क्या है आपके पास, देयर आर 3, जो जीरो डिवाइजर्स थे वही निलपोटेंट बन गए हैं। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ निलपोटेंट कितने आ गए जी, इसके पास आ गए। सो हियर आपके पास क्या आ गया, इन Z9 we have 3 nilpotent, आपके पास 3 nilpotent मिल गए हैं जी। भाई 3 nilpotent अगर हमें मिल गए तो आंसर आना चाहिए हमें, पहले आइडम पोटेंट पूछा है फिर उसके बाद nilpotent यानी कि 2,3।
क्या इसमें है? नहीं है जी, तो इसका मतलब नन ऑफ दिस इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो चलिए सर, ये तो आपने हमें बता दिया। अब हम बात करते हैं कि ऐसा तो हमेशा ही मन करेगा कि जितने जीरो डिवाइजर्स हैं, जीरो डिवाइजर्स निकाल दीजिए, वो सारे इम्पोर्टेंट बन जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है बेटा। कैसे नहीं होता है? देखिए जेड सिक्स में ले लीजिए, कौन कौन से जीरो डिवाइजर, जीरो भी है जी, टू भी है जी, थ्री भी है जी, और फोर भी है जी। ये सब जीरो डिवाइजर्स हैं जिसके जेड सिक्स के, ठीक है ना जी। अब आप देखिए, जीरो का आपने वन किया, जीरो आ गया, लेकिन टू का कोई भी पावर कर लीजिए, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। सो दैट मीन्स इससे कम हो गए ना टोटल जीरो डिवाइजर से। सो ऐसा होगा जी आपके पास, इसके पास एक भी नहीं मिलेगा। थ्री का भी कर लीजिए आप, कितना ही पावर कर लीजिए, दिस विल नॉट इक्वल टू जीरो। फोर का कितना ही पावर कर लीजिए, विल नॉट इक्वल टू जीरो। दे आर नॉट देन इम्पोर्टेंट अदर देन दिस वन, ठीक है जी। सो दैट मीन्स जीरो इज द ओनली जीरो डिवाइजर। एग्जामिनर बहुत बार ये भी कोशिश करता है कि वो जरूरी नहीं आपसे इम्पोर्टेंट पूछ ले, वो यहाँ पे ऐसे भी कह सकता है कि नॉन जीरो, नॉन जीरो इम्पोर्टेंट बताइए। तो आपको ये ध्यान रखना होगा उस केस में, ठीक है ना। अगर यहीं पर ये कहता है ना नॉन नॉन जीरो इम्पोर्टेंट, तो आपके आंसर सी हो जाता है, ठीक है ना। सो चलिए, दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू आई थिंक नाउ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी? यस, द नंबर ऑफ यूनिट्स इन जेड रिंग, इन द रिंग। हमें एक रिंग दी गई है और रिंग में यूनिट्स के बारे में पूछा है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी हम? इन जेड एन, जब हमारे पास जेड एन होता है जी, तो हम कितने यूनिट्स फाइंड आउट करते हैं? व्हाट आर द यूनिट्स इन जेड एन? यूनिट्स आर ऑलवेज 5 ऑफ एन, 5 एन यूनिट्स होती हैं जी। और अगर आपके पास हम बात करें इसके अंदर इन जेड एम इंटू जेड एन, अगर हमें दे दिया जाए तो कितनी यूनिट्स होंगी जी? देन यूनिट्स का मतलब है वो एलिमेंट दैट possess द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सो दैट विल बी 5 ऑफ m into 5 of n. This is the simple formula for this one. तो आपके केस में आपको क्या दिया गया है जी? Here आपको given है what? Z10 into Z12, ये दिया गया है जी। So that means आपको क्या करना होगा for the units? बहुत ही सिंपल, ये बेटा वो क्वेश्चन है, अगर छूट गया ना तो आपको पीछे कर देगा। Z10 into सिंपली क्या करना होगा? 5 ऑफ 12 करना होगा। व्हाट विल बी द आंसर? यहाँ से मिला 5 4, दिस इज सिंपली कितना मिल गया? 2 4 मिल गया जी, ठीक है ना जी। दिस इज इक्वल टू 16। इज देयर आंसर? नो, तो इसका मतलब आंसर हो गया जी दिस वन। सो हमें ये चीजें ध्यान रखनी होंगी। सो आई होप आपने काफी सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली। अब अच्छा, यहीं पर ही आपसे पूछ दे कि टोटल जीरो डिवाइजर्स निकाल दीजिए इसके, तो आप क्या करोगे? ये आपको यही रिंग दिया हुआ है, आपसे पूछ ले फाइंड द जीरो डिवाइजर, यूनिट की बजाय आपसे इस बार कहेगा कि द नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर्स इन जेडन के अंदर। बेटा तो जीरो डिवाइजर्स होते हैं या फिर यूनिट्स होती हैं, इन जनरल बात नहीं कर रहा हूँ जी, मैं सिर्फ जेडन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जेडन के अंदर जीरो है या फिर आपके पास जीरो डिवाइजर्स हैं या फिर यूनिट्स हैं, ओके। बट नॉट टॉकिंग जनरल, जनरल ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे पास पॉलिनोमियल में, ना तो वो जीरो डिवाइजर्स है ना ही वो यूनिट है, हमारे पास पड़े हुए पॉलिनोमियल रिंग में एग्जांपल ऐसे। तो क्या करोगे जीरो डिवाइजर्स के लिए? अभी आपने यूनिट्स निकाली ना, इसके अंदर कितनी थी? 16। सो दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू डू? n माइनस 5 ऑफ n, यानी कि यूनिट्स, n नहीं कहना चाहिए मुझे, इसे कहना चाहिए n माइनस यूनिट्स ऑफ किसकी? जो भी स्ट्रक्चर मुझे देगा जेड एम इंटू जेड की, आपने निकाल ली है। सो एन कितना है आपका? एन, इसको 10 को, और कार्नल कितनी है? दैट इज इक्वल टू 120, 120, यानी कि 120 में से आप घटा दोगे 16, कितना आ गया जी? 104। सो दिस इज द जीरो डिवाइजर, दिस आर द जीरो डिवाइजर्स, जीरो डिवाइजर। तो अबाउट दैट यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि जीरो डिवाइस की बात करें, यूनिट्स की बात करें, ये हमें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना जी। आई होप दैट इज क्लियर टू यू नाउ। सो आप थे सभी लोग वाईफाई स्टडी CSI नेट पर और देख रहे थे मेरी वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आप सभी लोग मेरी जो फ्री क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पर, उसको भी ज्वाइन कीजिए। डेफिनेटली दैट विल बी द बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।